इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। स्थानीय IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ने जल संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता पर एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें भारत के जाने माने जल पुरुष के नाम से पहचाने जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने संबोधित किया। प्रतिष्ठित पर्यावरणविद और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, स्टॉकहोम जल पुरस्कार और जमनालाल बजाज पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने सत्र के दौरान अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा किया। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारत भर में नदियों और जल निकायों को पुनर्जीवित करने में उनके अग्रणी प्रयासों ने पर्यावरण कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं की एक पीढ़ी को प्रेरित किया है। अपने व्याख्यान में उन्होंने बताया कि दुनिया भर में हर युद्ध के पीछे मूलतः पानी की कमी ही कारण है। इस विशेष सत्र की मेजबानी IIST समूह के समूह सलाहकार अरुण S भटनागर IRS ने की। भटनागर ने जल संकट की विकरालता के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी। पिछले 6 वर्षों से लगातार संस्थान में को ग्रीन वेव का अभियान शुरू किया, जिसमें वृक्षारोपण, वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो फार्मिंग और नो प्लास्टिक जैसी योजनाओं का समावेश है। इसके परिणाम स्वरूप IIST परिसर जल संसाधन में आत्मनिर्भर हुआ है। सम्मानित अतिथियों में सत्र में शामिल हुए शिवम वर्मा IAS और सिद्धार्थ जैन IAS, सम्मानित सिविल सेवक जो सार्वजनिक सेवा और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपने समर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी उपस्थिति ने नीति, शासन और पर्यावरण संरक्षण के अंतर संबंधों में अमूल्य दिशा प्रदान की। समुदाय आधारित पहलों और पानी से संबंधित चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आपसी तालमेल और सामंजस्य को बढ़ावा देने के महत्व सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। उपस्थित लोग, जिनमें छात्र, फैकल्टी, शोधकर्ता और पेशेवर शामिल हुए और सक्रिय रूप से चर्चा में भी शामिल हुए, जो हमारी धरती के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारी युवा पीढ़ी को और इंदौर की जनता को और पूरे मध्य प्रदेश की जनता को इस विकराल समस्या के प्रति संवेदनशील करना, क्योंकि आज हम सबका कर्तव्य है, समाज का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो इस संकट को पहचाने। क्योंकि आज इंदौर में 560 फीट पे पानी चला गया और उम्मीद है कि वो 200 मीटर तक चला जाएगा 1-2 साल बाद। चारों चीज़ों से समस्याओं से हम ग्रसित हो रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, रिवर का पॉल्यूशन होना, कितने रिवर स्ट्रेचेज ऐसे हैं जो पॉल्यूटेड हैं और उसमें पानी का कम होना, उसके ऊपर से जितनी लोकल बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनका ख़त्म होना। उनकी जगह हम निर्माण करें भवनों का तो भवन तो रह जाएंगे लेकिन पानी तो नहीं मिलेगा। चौथा हो रहा है क्लाइमेट चेंज। आपको जैसे विदित हो कि 2023 पिछले 1,25,000 साल का सबसे गर्म वर्ष रहा है, तो इसका भी सीधा संबंध वाटर क्राइसिस से है, क्योंकि शुद्ध जल नहीं मिलेगा। उसका कारण है, उसका पूरा एक प्रक्रिया है कि जब फ्लड आएंगे, फ्लड से जो भूमि है वो उतने पानी को नहीं सोख पाएगी, वो सारे जितने अशुद्ध तत्व है वो अपने साथ लेके चले जाएंगे, पैथोजन का जन्म होगा, एलर्जीज पैदा हो जाएंगी, पानी में फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा। तो उस क्लाइमेट चेंज के प्रति भी संवेदनशील होना है। तो घर घर में जागृति आए, घर घर में हम, जैसे मैंने बहुत एक साधारण उपाय बताया कि हर घर में सब्जी उगाएं, अपने घर में जितना पानी का हम वेस्ट कर रहे हैं वो ना करें, बहुत छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान दें, वाटर हार्वेस्टिंग करें और एक प्रीपेड इलेक्ट्रिकल मीटर लगा दें ओवर एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए गाँव में। तो अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो स्थिति को संभाला जा सकता है। इस कार्य के लिए कॉलेज जैसे आगे आया है, बाबूजी का व्याख्यान करवा रहा है, और किसी अपील करना चाहेंगे? नहीं, हम तो इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम पिछले 6 साल से ग्रीन वेव क्लब चला रहे हैं। शासन को भी, इंदौर की संस्थाओं को भी और अपने छात्रों को भी और युवा पीढ़ी को भी। बाबूजी ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, उसके लिए हम बहुत उनके कृतज्ञ हैं। दोबारा बुलाएंगे और हम सब लोग मिलकर के इंदौर को बनाएंगे नंबर 1 जल संसाधन में। इंदौर स्वच्छता में है, जल संसाधन में भी नंबर 1 आए, ऐसी हम लोग अपेक्षा करें और सब लोग जुड़े आपस में, क्योंकि ये सबका सामूहिक उद्देश्य है। भारत में आज जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को यही पता नहीं चलता कि बारिश कब आएगी, कब नहीं आएगी, और ये जो टेम्परेचर का उतार चढ़ाव है
और बेमौसम बारिश का कारण है। इसके कारण हमारे किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है और धरती का पेट खाली हो रहा है। तो किसान यदि धरती के पेट से पानी निकाल के अपनी फसलों को बचा लेता फेल्योर से, पर वो तभी तक बचा सकता है ना जब हमारे वाटर बैंक में पानी हो। तो अब हमारे वाटर बैंक खाली होते जा रहे हैं। 62% भारत का अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट है। ऐसी स्थिति में हमारी किसानी, जवानी और पानी तीनों अपनी जगह से उजड़ रहे हैं। किसान भी वो अपना गांव छोड़ के शहर में जा रहा है रोजी रोटी के लिए, और जवान भी, और पानी भी जो गांव का पानी है वो भी वहां से बह के नीचे की तरफ जा रहा है। इसलिए इस बिगड़े हुए हालत में हमें लगता है कि हमें बारिश की एक एक बूंद को सहेजना चाहिए। एक हाथ से कंजर्वेशन और दूसरे हाथ से डिसिप्लिन यूज। हमें इस वक्त जल का संरक्षण और जल के अनुशासित होकर उपयोग करने की जो दक्षता है उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए उसके लिए इस देश को और खासकर मध्य प्रदेश को और इंदौर को भी एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट चलानी चाहिए। वाटर लिटरेसी मूवमेंट यदि नहीं चलेगी तो, और आपने पानी रोक भी लिया और उसका ठीक से अनुशासित होकर उपयोग नहीं हुआ, तो ये धरती बेपानी होती जाएगी। बिगड़े हुए हालत के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, अभी किसी के ऊपर जिम्मेदारी तो क्या तय करूं, पर आपने पूछा है तो बता देता हूं। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार सरकारें हैं, क्योंकि सरकारों ने हमारी जिस तरह की कमर्शियल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री का सारा गंदा पानी हमारी जो प्योर शुद्ध सदा नीरा नदियां थी उसमें डाल दिया, तो वो नदियां भी पोल्यूट हो गई, पीने के लायक नहीं बची। तो हमारी जैसी नीति बनती हैं, उन नीतियों में सरकार यदि नीति बना रही है, सरकार यदि पानी की मालिक है, तो सरकार जिम्मेदार है। यदि सरकार मालिक ना होती पानी की, नदियों की मालिक ना होती, तो मैं कहता समाज जिम्मेदार है। क्योंकि समाज यदि कुछ भी काम करना चाहता है तो सरकार का मामूली सा इंजीनियर उसके खिलाफ मुकदमा कर देता है। मेरे खिलाफ 377 मुकदमे किए थे, और मैं काम क्या कर रहा था? काम लोगों के लिए कर रहा था। जब भी मैं एक बांध बनाता था लोगों के लिए, पानी के लिए, तो सरकार का इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट 1954 और सेक्शन 55 और सेक्शन 58 लगा के एक मुकदमा बना देते थे। हाँ, तो मेरे जैसे पागल आदमी तो डटे रहे। फिर भारत का राष्ट्रपति आया, सारे मुकदमे एक ही रात में खत्म हो गए हैं। कोई मुकदमा नहीं चला, फिर उसके आगे एक भी नहीं चला, सारे खत्म हो गए। लेकिन सबके साथ तो राष्ट्रपति नहीं आ सकता। बढ़ती आबादी और विकास को भी आपने बताया कि कारण है। देखिए, आज का जो विकास है वो हमारी बुद्धि का विस्थापन करता है, फिर हरियाली का विस्थापन करता है। सब जगह जो भी जितने प्रोजेक्ट आप चलते देखेंगे वो बिना डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्रीनरी पॉसिबल नहीं है, और फिर लोगों को डिस्प्लेस करता है। तो आज का जो विकास है उसका पहला एंट्री पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड है डिस्ट्रक्शन, और थर्ड है डिजास्टर। तो आज का विकास विस्थापन, बिगाड़ और विनाश है, और जब तक ये ऐसा विकास होगा तब तक ये देश सुखी, समृद्ध और शांति से नहीं जी सकेगा। इस देश को विकास नहीं चाहिए, इस देश को सनातन विकास चाहिए। सनातन विकास का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है सदैव नित्य नूतन निर्माण, जिसमें कुछ बिगाड़ ना होता हो। और इसको मैं दूसरा शब्द दिया है सनातन। जरा लोग कहते हैं यार ये हिंदुओं का शब्द है, तो वैसे वो हिंदुओं का है नहीं, वो सबका शब्द है। ये साइंटिफिक वर्ड है, सनातन सबका है, वो केवल हिंदू का नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यार ये हिंदुओं का है, तो मैंने उसका नया नाम दिया है रिजुविनेशन। वी नॉट नीड द डेवलपमेंट, वी नीड द रिजुविनेशन। हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे ये नेचर रिजुनेट होती हो, समृद्ध होती हो, बढ़ती हो, उसमें विस्थापन ना हो, उसमें बिगाड़ ना हो, उसमें विनाश ना हो। यदि ऐसी स्थिति चलती रही तो हम अगले 5 सालों के बाद बोलने लगेंगे बेपानी हो गए। तुम्हें मालूम है, अरे बेंगलोर हो गया ना, इंदौर भी उसी एरिया में है, अब हमारा शिमला हो गया ना, पहाड़ के ऊपर है, 2000 mm रेनफॉल है वहां का, शिमला बेपानी। इस वक्त आपको मालूम है 91 सिटी हैं जो कगार पे खड़ी हैं, कभी भी बेपानी हो सकती हैं, जिनके अंडरग्राउंड एक्यूफर में, जिनके वाटर बैंक में पानी नहीं है। सरकार आगे आए ना आए, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इसके लिए? मुझे लोगों से इतना ही कहना है कि देखो यार, हम भारत के लोग हैं और हमें दुनिया कभी गुरु कहती थी। हम दुनिया के गुरु कब तक थे?
हम गुरु जब तक थे जब तक हम भगवान को पहचानते थे। और भगवान का मतलब आप जानते हो क्या होता है? भगवान का मतलब होता है भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और न से नीर, भय गे वे आ न, ये जो पंच महाभूत है ये भगवान है। और जब तक हम इस भगवान को पहचानते थे तब तक भारत के लोग नीर, नारी और नदी को नारायण मानते थे। ये था हमारा बड़प्पन, इसके कारण हम गुरु थे, बातों में गुरु नहीं थे। क्योंकि हम पानी को जीवन मानते थे, नारी को जननी मानते थे, उसने हमें जन्म दिया है, तो जो हमें जन्म देगी उसके प्रति कुछ तो कृतज्ञता होगी। और नदी, दुनिया में कोई सभ्यता ऐसी नहीं है जो बिना नदी के हुई हो। तो हम इस ज्ञान के धनी थे, हम इस ज्ञान को जानते और पहचानते थे, इसलिए गुरु थे। हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के गुरु कभी रहे नहीं है। और जो हमें बोलते हैं कि हम इकोनॉमी में गुरु बन जाएंगे, वो झूठ बोलते हैं।